हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मेरा ऑनलाइन ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है। मैं आपको क्लास 12 की फ़िज़िक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो कि न्यूमेरिकल्स बहुत ही टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे और पहले बोर्ड में आ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें डाउट्स होता है और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन वीक होती है। तो हम बेसिक न्यूमेरिकल्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल्स तो तैयार होंगे ही, साथ ही साथ आपके उन टॉपिक्स के फॉर्मूलाज और उन टॉपिक के बारे में आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे। आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आज एक बहुत ही छोटा वीडियो है जिन पर हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, देखो कुछ लोग इसे क्वांटमीकरण बोलते हैं, कुछ करण बोलते हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं क्वांटमीकरण होता क्या है। देखो हमें पता है क्वांटमीकरण क्या है कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जिसमें N क्या होता है, N पूर्णांक संख्या है, कोई इंटीजर संख्या, इंटीजर नंबर, और E क्या है, एक प्रिंसिपल चार्ज। प्रिंसिपल चार्ज, ठीक है। और ये कहा जाता है कि कोई भी प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी आवेश इस प्रिंसिपल चार्ज के पूर्णांक संख्या के मल्टीपल में होगा, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, कभी भी भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Q जो होगा वो हमेशा ही प्लस माइनस 1E 2E 3E डॉट 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 NE के रूप में होगा, ना कि 1/2E 3/4E या फिर 0.02E ऐसे वैल्यू के रूप में कभी भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ठीक। तो हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं। अब देखो ये बोला गया क्या है, किसी वस्तु पर 8 × 10⁻18 के कूलाम का आवेश दिया जा सकता है। अगर ये आवेश पॉसिबल है, Q पॉसिबल है, तो N क्या होना चाहिए, N पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। हमें पता है Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। Q की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है, 8 × 10⁻18। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होती है, बस डिफरेंस ये है एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज होता है। E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अगर n हमारा यहाँ पास इंटीजर आता है तो हाँ ये चार्ज दिया जा सकता है। अगर n हमारा इंटीजर नहीं आता है, अर्थात किसी फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, भिन्नात्मक संख्या आता है, अर्थात यह चार्ज हमारा नहीं दिया जा सकता। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, e यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, अर्थात n बराबर Q/E। वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू क्या लिखी है, 8 × 10⁻18 कूलाम अपॉन नीचे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्या आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 0 लग जाएगा, 16 5 × 80, 5 × 10⁻18, 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19। जब भी कोई माइनस की घात ऊपर जाती है, मतलब डिवाइड में ऊपर की ओर जाती है, तो प्लस में हो जाती है, और अगर ऊपर प्लस में नीचे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। क्योंकि हमें ऊपर की संख्या चाहिए, ऊपर की वैल्यू को मानना है हमें, ठीक है, न्यूमरेटर को हमें लेना है, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं। 18 और 90, देखो बेस यहाँ पर सेम है, जब बेस सेम होता है तो यहाँ पर जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 18 और 19 कितना हो गया, 37, 10 की घाते 37 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। हम चले इसे नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 10⁻37, जो कि एक इंटीजर संख्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अर्थात यह इतने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स किसी वस्तु में दिए जा सकते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, अर्थात यह आवेश को दिया जा सकता है,
ठीक है, ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो इससे बेसिक क्वेश्चन यही बनते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो बोर्ड में पहले आ भी चुका है। यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमारी दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में 1 कूलम का आवेश है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ठीक, अर्थात वापस हमें क्या n का मान फाइंड करना है। Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम, E प्रिंसिपल चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या होती है, आप लिखे दे रहे हैं हम। Q यहाँ पास हमें 1 कूलम दिया हुआ है, E की वैल्यू होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, हमें n का वैल्यू निकालना है। n बराबर क्या होता है, Q/E। रखेंगे वैल्यू को 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अर्थात n बराबर 1/1.6 इंटू, मैंने अभी बताया था माइनस की घात ऊपर जाएगी प्लस में 10⁻19 हो गया। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0। देखो 10 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं 10 की घात 19 का अर्थ होता है कि 10 में कितने जीरो लगे हुए हैं, अर्थात 1 के साथ कितने जीरो हैं। 10 की घात 19 अर्थात 1 के साथ 19 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं इसका 1 जीरो हम इसमें दे रहे हैं। ठीक, तो ये 10 की घात 19 से क्या हो जाएगा, 10 की घात 18। n बराबर क्या हो जाएगा 100/16 गुणे 10 की घात 19 का मतलब 10 की घात 18। यहाँ पास एक हमने जीरो यहाँ दे दिया। काटेंगे 100 को 16 से काटते हैं तो n बराबर कितना आता है 6.25। 16 पंचे 80, 20 बचा। चलो हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में काट लेते हैं। देखो यहाँ पास 100 है, 16 है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पास 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 25, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। 4 6 जा 24 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दिए। 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे। 4 5 जा 20, 6.25। ठीक है, यहाँ पर 6.25 आ रहा है इंटू 10⁻18। अब इसका अर्थ ये मत समझ लीजिए कि भैया यहाँ पास पॉइंट में तो आता ही नहीं है। पॉइंट में नहीं आने का मतलब यहाँ पास पॉइंट में नहीं है वैल्यू। जब हम यहाँ से 10⁻18 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n बराबर 62500000000, इस तरह 16 जीरो यहाँ पास लग जाएंगे, जिसका अर्थ है ये इंटीजर संख्या ही है, इंटीजर संख्या ही है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या है n = 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो तो इससे इतने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अदर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो कि है कूलम फोर्स। इसे हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकेंड टॉपिक है कूलम फोर्स। ठीक, तो कूलम फोर्स पे हम पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, कूलम ने बताया कि अगर 2 चार्जेस हैं, अब चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आवेश चार्जेस अगर दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, अर्थात दोनों धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, अगर दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो जैसे 2 गुंडे हैं। ठीक है, अब 2 गुंडे सेम पावरफुल हैं, वो भी पावरफुल है, वो भी पावरफुल है। एक गुंडा कहता है भाई तू मेरे एरिया में नहीं आएगा, वो बोलता है तू मेरे एरिया में नहीं आएगा। दोनों बीच में हमेशा राइवलरी चलती रहती है, दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, दोनों को जो अब देखो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, भाई तू मेरे उसमें नहीं आ रहा। ठीक, तो वैसे आवेश हैं, ये गुंडे हैं अपनी जगह के, वो क्या कर रहे हैं, भाई तू अब इधर उधर जा,
वो कहता है नहीं तू भाई उधर जा, सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, दोनों प्लस पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी F फोर्स लग रहा है सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट की वजह से, और Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा, सेकेंड वाला, यानी Q1 पर फोर्स लग रही है, 1 पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फोर्स जो होता है दोनों चार्जेस के मल्टीपल के मतलब गुणात्मक मान के बराबर होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा कहता है, अब देखो क्या है, अगर मेरे बीच मान लो 2 गुंडे हैं, ठीक है, मैं गुंडा हूं, एक सामने गुंडा है, ठीक है, अब मैंने इसे मारा, ठीक, अब चूंकि हमारे बीच में मान लो डिस्टेंस कम है, उस पर बल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप मान लो 2 बच्चे हैं, वो एक दूसरे पर थप्पड़ मार रहे, नहीं थप्पड़ नहीं, मैं गुंडे वाला ज्यादा सही है, तो गुंडे हैं तो ठीक है, गुंडा एक उसे मारता है, मेरे बीच डिस्टेंस कम है मान लो, ठीक है, वो भयंकर लगा उसे तेजी से। अब मान लो मैं दूर हट गया, ठीक, अब वो दूर है, वो दूर से मार रहा है मुझे, मैं तो दूर हूं, मेरे पर फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स कम फोर्स लगेगा, दूर से मारेगा भी तो हल्का सा लगेगा, है ना, यानी उसके बीच के डिस्टेंस पे भी बहुत फोर्स डिपेंड करता है। तो वो क्या बोला है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक। तो अगर दोनों को साथ में रखे तो फोर्स प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल लगाया, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अर्थात समानुपातिक नियतांक जुड़ जाता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपातिक नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इस पूरे का मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक। अगर इस फॉर्मूले को हम पूरा एक साथ रखें तो हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला है। तो अब देखो इसे मैं हटा दे रहा हूं, तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर बोला जाए इस पे फोर्स कितनी लग रही है, F बराबर F12 बराबर K 9×10⁻⁹ Q1 पे फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है डिस्टेंस R का स्क्वायर, और F21 कितनी फोर्स लग रही है, K 9×10⁻⁹ समानुपातिक नियतांक, और Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। यार देखो दोनों फोर्स इक्वल हैं, F12 इक्वल टू F21, दोनों फोर्स इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन चेंज है, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। अगर मैं इधर वाले को प्लस मानूं तो इधर वाले को निगेटिव मानना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं -F12 इक्वल टू F21। दोनों फोर्स इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में। अगर बोला जाए, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो ये 1 कूलम है, ये 2 म्यू कूलम है, ठीक है, म्यू की वैल्यू होती है यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ मैं किनारे पे, म्यू बराबर होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोन, ठीक। तो ये आवेश है। अब बोले इन पर फोर्स का रेशियो बताओ। अब देखो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस वाले पे देखो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F1 पे 2 फोर्स लगाएगा कितना, K कितने म्यू, 1 म्यू कूलम है, कितना कौन वाला फोर्स लगा रहा है, 2 म्यू कूलम वाला फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस R स्क्वायर अपॉन F21, इस पर बल कितना लग रहा है, देखो K 2 म्यू कूलम पे फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, 1 म्यू कूलम फोर्स लगा रहा है, कितना, इतना फोर्स लगा रहा है। देखो सेम ही तो लिखा हुआ है, यानी इससे मैं इससे काट सकता हूँ, यानी क्या कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं ये दोनों 1/1, अर्थात इन दोनों बलों का रेशियो क्या है, सेम है, दोनों सेम बल हैं। अगर यहाँ पास वैल्यू चेंज भी कर दे तब भी 1:1 आएगा, इस पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि F12 रेशियो F21 इक्वल टू कितना, 1:1, ठीक है। दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई होती है पर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक। तो चलो अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इस पे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने कूलम बल पे 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि पहले आ चुके हैं, ठीक है।
दोनों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि आवेशों को कुछ इस प्रकार से दो भागों में बांटा जाए कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो तो आवेशों का मान बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई एक आवेश है Q है, ठीक है, हमने माना एक आवेश Q। अब एक आवेश हमने Q ले लिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब इसे दो भागों में तोड़ दिया गया, अर्थात इसे मतलब इसे दो भागों में तोड़ दिया गया। अब तोड़ा जाएगा, मान लेते हैं इसे ऐसे तोड़ा गया कि एक जो हो गया इसे Q माइनस एक्स ले लेते हैं। अब चूंकि एक को चलो एक को x, एक का आवेश है x कूलाम, एक x कूलाम हो गया हमारा। अब चूंकि इससे x कूलाम अलग कर दिया मैंने तो इसमें x कूलाम कम हो जाएगा इस आवेश में, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स कूलाम। दो हमारे पास चार्जेस हैं, आवेश हैं, एक है x कूलाम, इससे x कूलाम खत्म हो गया तो Q माइनस एक्स कूलाम। दो अलग अलग हैं, हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता इनकी, ठीक है, कितनी कितनी है। ठीक, अब ये दो हैं, अब इन्हें कुछ ऐसे रखा जाता है, मान लो यहाँ पास कुछ ऐसे इस प्रकार से रख दिया जाता है इन्हें कि ये लो x कूलाम यहाँ रखा है और यहाँ पास Q माइनस एक्स कूलाम रखा हुआ है। ठीक, चूंकि दोनों धनात्मक है, एक ही आवेश से टूटे हुए हैं, एक दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अब इस प्रकार बल लगाते हैं कि इनकी मान लीजिए दूरी है r, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है F कितना लगेगा, K Q1 कितना है x, दूसरा कितना है Q माइनस एक्स अपॉन दूरी r स्क्वायर। ये जो बल लग रहा है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है। अब अधिकतम है, अब हमें पता है कोई चीज अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब चूंकि देखो ये किस पे F किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, जितना ये टूटा है तो उसका उसी मान पर दूसरा मान भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मान लो जैसे आपके पास कोई 5, मैंने कोई चीज ले ली, जैसे एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने ले लिया 5 किलो, मैंने बोला कि अगर मैं इसे 5 किलो में से 2 किलो अलग कर दूंगा तो दूसरा कितना बचेगा 3 किलो। तो ये जो मान डिपेंड कर रहा है ये वाला, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 kg पर, कि अगर 2 किलो इसे अलग किया तब इसलिए कितना बन गया 3 किलो बन गया। तो वैसे ही जो x आपने अलग किया है उस पर डिपेंड कर रहा है दूसरी वैल्यू, यानी ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, F इसको टू लिख लेते हैं इसे पहले क्लियरली, F आपस K समानुपातिक नियतांक 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो k x का अंदर qx हो गया, बीच में लगा है माइनस x का x स्क्वायर से, देखो k x का अंदर x से तो क्या आ जाएगा k x स्क्वायर बटे नीचे क्या है r स्क्वायर, तो k x का q में मल्टीप्लाई, k x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आवेशों का हम f को अवकलित कर देंगे, चूंकि f किस पे डिपेंड है x पर, तो x के अनुपात पे, यानी हम df बाई dx इक्वल टू, देखो पहले ऐसा करते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं, f बराबर के एक्स क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को मानों को अलग अलग कर लिया, आर स्क्वायर इसके साथ है, आर स्क्वायर इसके साथ, अलग अलग। अब हम f को x के साथ अवकलित कर लेंगे, f df बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो x एक है, x का देखें, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ कोई y है, ठीक है, और y कोई कांस्टेंट नंबर है, मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूंगा अवकलन से रिलेटेड, जैसे y कोई कांस्टेंट नंबर है तो y कुछ भी हो सकता है, x के तुलना में अवकलन जो होगा वो हमेशा शून्य होता है। ठीक, ये पहली चीज़ आपको, y बराबर कुछ भी हो सकता है, x को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, उसका अवकलन हो जो भी होगा वो क्या होगा 0। मान लेते हैं y बराबर हमारा x है, x की पावर n, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स कितना आता है, ये फॉर्मूला है n
x की पावर n माइनस 1। तो देखो अभी आपके पास यहाँ पास क्या था, अब आगे इसके साथ गुणे में कुछ भी हो सकता है, वो वैसे ही रहेगा, उसे मतलब वो कांस्टेंट भी है, वो साथ में ही रहेगा अगर x उसके साथ है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है, के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पास बता दूँ, जैसे के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, के बाई आर स्क्वायर आप आगे कर लो एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स की पावर एन, एन क्या है घात, घात आगे हो जाती है और ऊपर घात में एक घट जाता है, तो देखो ये दो आगे हो जाएगा, एक्स दो में एक घट गया एक। अब क्या घात एक का मतलब क्या है, वही संख्या लिखी हुई है, तो हम एक को ना भी लिखे तभी चल जाता है, तो क्या आ जाता है 2kx बाई आर स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पास आएगी, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो आगे हम करते हैं इसके। तो देखो जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस मान को शून्य कर देते हैं। हम इस मान को आकलन करने के बाद क्या करेंगे, शून्य रख देंगे। यहाँ पास शून्य रख दिया, क्या आया हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 2x के बाई आर स्क्वायर। ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा प्लस का, 2x के बाई आर स्क्वायर बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, x बराबर क्या आ गया q, यहाँ दो गुणे में दूसरे साइड जाएगा भाग में, x की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, q की आधी, अर्थात जो आपने ये x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर देखो, जो q चार्ज है उसका आधा, यानी आपने जब आधा इससे ले लिया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो यहाँ पास कितना बचा q माइनस क्यू बाई टू, कितना आ जाएगा q बाई टू। यानी आपने एक q को कितने कितने भागों में तोड़ दिया, आधे आधे भागों में तोड़ दिया, इक्वल इक्वल पार्ट्स में आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पहला चार्ज q1 कितना है q बाई टू, दूसरा चार्ज कितना है q बाई टू, आपको इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया था, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था कि यदि किसी वर्ग के कोनों पे समान आवेश रखा हो तो उसके कारण इस वर्ग के केंद्र पर किसी परीक्षण आवेश में कुल बल बताना है, ठीक है। देखो क्या है, चारों समान आवेश हैं और यहाँ पर केंद्र पर है, तो यहाँ से इसकी दूरी देखो कितनी है, हम दूरी निकालेंगे। देखो मान लो अगर ये a डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी दूरी या यहाँ से इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, ये a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a बाई टू, ये डिस्टेंस a बाई टू, वर्ग की आधी, एक भुजा की आधी। ये क्या है देखो कर्ण है, हाइपोटेनियस है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कर्ण बराबर, हमें पता है यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पास साइड में, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यानी यहाँ पास कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, आधार कितना है देखो यहाँ पास a बाई टू इसका स्क्वायर प्लस लंब a बाई टू इसका स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ गया देखो a स्क्वायर बाई फोर, a स्क्वायर बाई फोर, फोर फोर बाहर आ जाएगा, फोर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 बाई टू, अंदर कितना बचा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a बाहर, तो a बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √2। अब देखो इतना आ गया हमारे पास a बाई टू √2। हमें पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हाँ कोई भी संख्या को, जैसे 2 लिखा हुआ है √2 गुणे √2, 3 लिखा हुआ है √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हो a√2 डिवाइड मल्टीप्लाई √2, ऊपर कितना है √2 से √2 कट गया, कितना आ गया a बाई √2। तो मतलब विकर्ण की ये कर्ण कितना आ गया हमारे पास a√2, a बाई √2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ऐसा हटा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये जो कर्ण है वो जो मतलब परीक्षण आवेश है वो हर एक चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, a√2 a बाई √2 a बाई √2 a बाई √2, इतने डिस्टेंस पे है, ठीक। यानी डिस्टेंस चारों की इस परीक्षण आवेश से समान है, ठीक है। अब देखो मैं इसे हटा रहा हूँ, अब समझो यहाँ पास कोई परीक्षण आवेश है।
अब देखो मान लेते हैं परीक्षण आवेश धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक ही मानते हैं, धनात्मक है, इसे क्या करेगा, इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा कि नहीं, यानी F कौन लगा रहा है, A लगा रहा है इस परीक्षण आवेश पर, इस साइड Q लगा रहा है। इसी प्रकार देखो C इस पर लगाएगा, इधर F कौन लगा रहा है, C लगा रहा है। और ये दोनों बल जो आवेश समान है, चल मान निकाल लेते हैं। F परीक्षण आवेश पर A कितना लगाएगा, K, Q नॉट पर Q नॉट पर ये Q चार्ज, डिस्टेंस A/√2 का स्क्वायर। F C देखो, C कितना लगाएगा, K Q नॉट पर इसका आवेश Q बाई A/√2 का स्क्वायर। देखो सेम आवेश है, सेम बल है, बल का मान सेम आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे और विपरीत दिशा में। अब देखो मान लो मैं बीच में खड़ा हूँ, कोई इस तरह मुझे इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मुझे इधर दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो मैं अपनी जगह पे रहूंगा। तो वैसे जैसे एक रस्सी पे बीच में कुछ बांध दो, इस तरह खींचोगे, क्या होगा, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि आप समान बल लगा रहे हो, विपरीत दिशा में लगा रहे हो, ठीक है। तो ये बल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार FD इधर लगाएगा और FB इस दिशा में लगाएगा, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अर्थात लगने वाला कुल बल F नेट फोर्स कितनी लग जाएगी, 0, ठीक। ये किसी भी दशा में हो सकता है, ठीक है, मतलब आप अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, इसके मध्य में, मतलब एक समबाहु त्रिभुज ले लो, इसके मध्य में लग सकता है, ठीक है। इससे इस प्रकार किसी भी दशा में कोई भी अगर फिगर आ जाए तो उसमें लग सकता है। तो मैं ऐसे क्या लिख लेंगे, हम इसमें लिख लेंगे कि अगर कोई फिगर ना सिमेट्रिक हो, फिगर सिमेट्रिक हो, अर्थात समान दूरी पर रखे तथा विपरीत दिशा में रखे समान आवेश द्वारा कुल बल शून्य होता है, 0 न्यूटन होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। तो किसी भी दशा में होगा, अगर यहीं पास में कोई एक चीज यहाँ पर डिफरेंट कर देता, मान लो यहाँ पास ये माइनस चार्ज कर देता, तब ये दोनों निरस्त कर देते, पर ये दोनों निरस्त नहीं करते, ये फिर क्या करते, देखो ये फिर FC देखो, FA इधर लगा रहा था और FC भी क्या करता, अपनी ही डायरेक्शन में से खींचता। दो बल, जैसे एक मुझे मान लो इधर, मान लो इधर मुझे इधर कोई समान विपरीत दिशा में लगा रहा है, मान लो कोई ये आवेश है इधर और इधर लगा रहा है, समान बल लगा रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे। अब मान लो इस पर कोई एक नीचे लगा रहा है, मतलब एक आग ऊपर से, ये कोई एक बंदा है वो इधर इसे नीचे ढकेल रहा है, ठीक है, और एक दूसरा है लड़का है वो भी इसे नीचे खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो भैया डबल बल से नीचे खींचाएगा। अगर एक चीज में चेंज कर देता तब इस पे बल लगने लगता, तब ये 0 नहीं होता। चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगला टॉपिक लेते हैं, ठीक है, इस पे इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक।